नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के फोर्थ चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस यानी साधारण अपवाद शीर्षक की सेक्शन 93 से लेकर 95 तक चर्चा की। ई लेक्चर की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 99 तक की। जैसा कि जनरल एक्सेप्शंस साधारण अपवाद शीर्षक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेक्शन 96 से लेकर 106 तक दिया गया है, क्योंकि यह संपत्ति और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। जैसा कि आपने और हमने अपनी एक आम जिंदगी में कई बार सुना है कि अगर कोई हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा कोई अपराध करता है जो कि जिससे कि हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है या जिससे हमारी संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके विरुद्ध हम कहते हैं कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। लेकिन एग्जैक्ट ये कानून और इसके प्रावधान क्या हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 96 की। एज पर सेक्शन 96 Things done in private defense. Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें कोई बात अपराध नहीं है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी सेक्शन 96 जो है वो ये कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रयोग करते हुए किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। अब इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या अभियुक्त ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कार्य किया है या नहीं, तो यहाँ पे इसके लिए न्यायालय को मामले के जो भी सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियाँ हैं उसके संपूर्ण परिवेश को ध्यान में रखना होगा। और इसके लिए बहुत सारी बातें उसे देखनी होंगी कि अभियुक्त को कितनी क्षति कारित हुई है, उसकी सुरक्षा के लिए उसको कितना खतरा आसन्न था, उसके द्वारा कितनी क्षति कारित की गई है और परिस्थितियाँ क्या इस तरह की थी कि वह अपनी सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकता था या नहीं। ये सभी जो चीज़ें हैं ये सब यहाँ पे सुसंगत होंगी इस चीज़ को इस निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए कि क्या वास्तव में एक्यूज़ ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कार्य किया है या नहीं। एज पर सेक्शन 97 Right of private defense of the body and of property. Every person has a right, subject to the restrictions contained in section 99, to defend first his own body and the body of any other person against any defense affecting the human body. Secondly, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass। अर्थात शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सेक्शन 99 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो कि चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य की चाहे जंगम या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। इस प्रकार सेक्शन 97 जो है वो ये कहती है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार भी उपलब्ध है। लेकिन यह जो अधिकार है वो आईपीसी के सेक्शन 99 में जो अंतर्विष्ट निर्बंधन यानी जो रेस्ट्रिक्शंस है या जो लिमिटेशंस वहाँ दी हुई है उनके अधीन है। इस तरह से सेक्शन 97 में कुल मिला के 2 पार्ट हैं 97 के। इसके फर्स्ट पार्ट के अनुसार हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य के शरीर की प्रतिरक्षा करे।
और मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में जो प्रावधान है वो आईपीसी के सेक्शन 299 से 377 तक बताए हुए हैं। तो इस तरह से जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो बहुत सारे मामलों में प्राप्त होता है, जबकि इस सेक्शन के सेकंड पार्ट के अनुसार हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की डेफिनेशन में आने वाले क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसकी प्रतिरक्षा करें। इस तरह से अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो जो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह केवल 4 अपराधों, चोरी यानी थेफ्ट, लूट, रॉबरी, रिश्ती यानी मिस्चीफ और आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास, इन चारों अपराधों और इनके अटेम्प्ट्स जो होते हैं उन्हीं तक सीमित होता है। जबकि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो बहुत सारे मामलों में होता है, क्योंकि सेक्शन 299 से लेकर 377 आईपीसी में बहुत सारे ऐसे अपराध मेंशन किए गए हैं, जो कि अंतर्विष्ट किए गए हैं, जो कि मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 98 की। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। When an act which would otherwise be a certain offence is not that offence by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। अर्थात ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो कि विकृचित आदि हो। यानी जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्ता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो कि उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। तो ये जो सेक्शन 98 है वो ये स्पष्ट करती है कि एक सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का जितना अधिकार प्राप्त होता है उतना ही अधिकार उससे उस व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त होता है जो कि आईपीसी के द्वारा प्रदत्त किसी प्रतिरक्षा के कारण अपने कार्य के लिए लायबल नहीं है। और इस तरह की प्रतिरक्षाएं दी गई हैं आईपीसी की सेक्शन 82, 83, 84, 5 और सेक्शन 76 या 79 के अंतर्गत। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग बालक यानी जो नाबालिग बच्चा होता है 12 साल से कम उम्र तक का, 7 साल से कम उम्र तक का, और 7 साल से ऊपर का अगर है और 12 साल तक का है तो जिसमें इमैच्योरिटी है इस तरह की, इस लेवल की, कि जिस समय वो कार्य को कर रहा होता है उसकी नेचर को, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को समझने में समर्थ नहीं होता। तो इस तरह से जो शिशु होता है, बालक होता है, बालक और पागल व्यक्ति जो होते हैं या फिर जो मूर्ख हो, मत व्यक्ति हो, जिन्होंने नशा कर रखा हो, इन सभी व्यक्तियों के अगेंस्ट भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। और साथ ही सेक्शन 76 और 79 के अंतर्गत जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होती है, यानी तथ्य की भूल या भ्रम के आधार पर भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस का जो लॉ है वो एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा या असामान्य व्यक्ति के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति पर आक्रमण किया जाता है तो उन दोनों के बीच में कोई उन दोनों को किसी भी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं करती, यानी उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं करती और दोनों ही परिस्थितियों में प्रतिरक्षक को समान अधिकार प्राप्त होता है प्राइवेट डिफेंस का। सेक्शन 99 एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो सेक्शन 99 जो है इसके कुल मिला के इसमें 4 पैरा दिए गए हैं। तो सेक्शन 99 में कहा गया है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट
if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. There is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities. Extent to which the right may be exercised. The right of private defense is no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. तो जो सेक्शन 99 जो है, यह सेक्शन उन रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस से संबंधित है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर रखी गई हैं। यानी सेक्शन 99 में वो निर्बंधन बताए गए हैं, वो परिसीमाएं बताई गई हैं जिनके अधीन रहते हुए प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सेक्शन वो मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करती है जिन्हें प्राइवेट प्रतिरक्षा के मामलों में निर्णय देते समय कोर्ट को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो जैसा कि सेक्शन 97 में स्पष्ट कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आईपीसी की सेक्शन 99 के अधीन है। यानी ये जो रेस्ट्रिक्शन है, इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को 4 सिद्धांतों के रूप में सेक्शन 99 के जो 4 पैरा दिए गए हैं उनमें स्पष्ट किया गया है। फर्स्ट पैरा जो है वो ये कहता है आईपीसी की सेक्शन 99 का कि जब भी कोई कार्य सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है और यदि उस कार्य से मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, तो चाहे भले ही वह कार्य विधि के अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो, उसके अगेंस्ट प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यानी जब कोई लोक सेवक गुड फेथ में अपने पदाभास में कार्य करते हुए कार्य कर रहा है और ऐसे कार्य से डेथ या ग्रीवियस हर्ट की आशंका भी युक्तियुक्त रूप से नहीं होती, तो भले ही वो क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भी कोई कार्य कर रहा है तो ऐसे कार्य के अगेंस्ट भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये जो सेक्शन 99 का जो फर्स्ट पैरा है, इस फर्स्ट पैरा को इसका जो इसी सेक्शन के साथ एक स्पष्टीकरण यानी एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। और ये जो स्पष्टीकरण है वो ये कहता है कि किसी लोक सेवक के द्वारा एक ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने का प्रयत्न किए गए कार्यों के विरुद्ध हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी कभी कोई लोक सेवक किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करता है तो उससे पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे देता है या फिर उसके कंधे पे या सीने पे जो उसके नाम का नेम प्लेट लगी रहती है उससे उसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है। लेकिन यदि प्रतिरक्षक यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक है, तो ऐसी कंडीशन में उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कोई कमी नहीं आती। यानी ऐसे अगर उसे पता नहीं है कि भाई सामने वाला लोक सेवक है या फिर वह उसे विश्वास करने का कारण भी नहीं है कि सामने वाला लोक सेवक है, तो ऐसे कंडीशन में वो अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर वो जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है तो यहाँ पे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होगा, चाहे भले ही लोक सेवक गुड फेथ में कार्य करते हुए क्षेत्राधिकार का उल्लंघन भी कर दे। जो आईपीसी का सेकंड पैरा है वो ये कहता है कि जब कभी कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश से कोई कार्य करता है या कार्य करने का प्रयत्न करता है और लोक सेवक ने सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए ऐसा कोई निर्देश दिया है उस व्यक्ति को कोई कार्य करने का, और उसके निर्देश से जिस व्यक्ति ने कार्य किया है और जो कार्य है वो इस तरह का है कि उससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका भी युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में
उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता, चाहे भले ही लोक सेवक के द्वारा दिया गया निर्देश विधि के अनुसार न्यायानुमत न भी हो। ये जो सेकंड पेरा है सेक्शन 99 का, इसको आईपीसी की सेक्शन 99 में ही दिए गए सेकंड जो स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन है उसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो ये जो स्पष्टीकरण सेकंड वाला है वो ये कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति वह कार्य किसी लोक सेवक के निर्देश से कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे, तो वह व्यक्ति ऐसे लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध अपना जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उससे वंचित नहीं होता। कुल मिला के बात यह है कि जब लोक सेवक कोई सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए और अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का निर्देश देता है और उस निर्देश से जो व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य से मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट की आशंका युक्तियुक्त रूप से नहीं होती, तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी प्रतिरक्षक को प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर उसे ये बात पता है कि सामने वाला लोक सेवक के निर्देश में कार्य कर रहा है या उसे विश्वास करने का कारण है, तभी ये बात लागू होगी। अगर जो प्रतिरक्षक है उसे इस बात का पता ही नहीं है कि सामने वाला लोक सेवक के निर्देश में कार्य कर रहा है या उसे विश्वास करने का कारण भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को यूज़ कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पेरा की। सेक्शन 99 का थर्ड पेरा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत लेट डाउन करता है। वो ये कहता है कि उन दशाओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है जिनमें सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है। यानी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया जा रहा है, शरीर या संपत्ति के पर प्रभाव डालने वाला इस तरह का कोई ऑफेंस किया जा रहा है या उसकी आशंका पैदा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ से सहायता प्राप्त कर सकता है, तो उसे प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ अतिचारी यानी ट्रेसपासर के लिए किसी खाली क्षेत्र पर पोजीशन कर लेते हैं और इससे किसी व्यक्ति को तत्काल हानि होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिरक्षक है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब वो उसे ये राइट नहीं है कि वो अतिचारियों को तत्काल वहाँ से जो है अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करके वहाँ से हटाए, बल्कि वो वहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ से हेल्प लेने के लिए बंधा हुआ है। वहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि नहीं, अगर उसको इस तरह से कोई तत्काल हानि होने की आशंका नहीं है और उन्होंने वहाँ पे पोजीशन कर लिया है, तो वहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि उसने अपनी संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए और जो ट्रेसपासर थे उनको किसी तरह का नुकसान पहुँचाया। तो इसके बाद इसका जो फोर्थ पेरा है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहता है। इसके अनुसार किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है उसका विस्तार प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि आवश्यक है उससे अधिक अपहानि कारित करने का पर नहीं है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक प्रतिरक्षा का अधिकार है, दुर्व्यवहार का अधिकार नहीं है, और इसीलिए प्रतिरक्षक को हमेशा युक्तियुक्त बल का ही प्रयोग करना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि जितना ज़रूरी है प्रतिरक्षा के प्रयोजन से सिर्फ वो उतना ही बल प्रयोग करे, उससे आवश्यक ना करे, यानी उसका अतिक्रमण या उसका मिसयूज़ ना करे। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।